जूनागढ़ वाला तो बिल्कुल नहीं माना, वो तो कहने लगा ठीक है भारत में नहीं मिलेंगे तो हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। हैदराबाद वाला कहने लगा कि हम नहीं मिलेंगे हम पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो सरदार पटेल ने एक दूसरा पत्र भिजवाया कि तुमको जाने के लिए हवाई जहाज लगेगा, पानी का जहाज लगेगा, कोई नाव चाहिए, कोई नौका चाहिए, कोई प्लेन चाहिए, और वो नौका या नाव या प्लेन भारत की भूमि और भारत के एयर स्पेस से ही उड़ेगा। तो वो तुम सोच लो वो कैसे होगा। तो जूनागढ़ वाला तुरंत परेशान हो गया, उसने कहा मुझे राज्यवाज्य नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी रानियां दे दो, बीवियां दे दो, कुछ पैसे दे दो, मैं भाग जाऊंगा। भाग गया, नाव से भाग गया। उसके बाद हैदराबाद वाला, जब सरदार पटेल ने कहा कि आर्मी तैयार खड़ी है और हैदराबाद पर अभी अटैक करती है, उसने सरेंडर कर दिया। और जम्मू कश्मीर के राजा का सरेंडर हुआ, वो एक विशेष परिस्थिति में हुआ। वो सरेंडर कैसे हुआ? पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर पर, ये तय करके कि यहाँ का राजा भारत में मिलना नहीं चाहता, कश्मीर में आना नहीं चाहता, चलो हमला करके इसको छीन लो। तो पाकिस्तानी सेना घुस गई जम्मू कश्मीर। अब पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में घुस गई और श्रीनगर तक जब पहुंच गई तो राजा के हाथ पैर ढीले हो गए, ठंडे हो गए। राजा कौन थे? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह के हाथ पैर ठंडे ढीले। अब क्या करें? सरदार पटेल के पास उन्होंने दीवान को भेजा। दीवान को सरदार पटेल ने कहा कि ठीक है हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन लिख के दो कि तुम भारत में विलय करोगे। तो उसने कहा हम सब तैयार हैं। तो उनका लिखित प्रस्ताव आया, वो भारत में विलय हुआ और पेपर साइन हुए। उसके बाद भारत की सेना उतरी और पाकिस्तानी सेना को मार के खदेड़ के लाहौर तक वापस कर दी। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि लाहौर तक का बहुत बड़ा इलाका भारतीय सेना के कब्जे में आया। यहां पर जरूरत थी साहस की और पराक्रम की। हमारे राजा ने अगर थोड़ा साहस और पराक्रम दिखाया होता तो भारत का भूगोल कुछ और होता और इतिहास कुछ और होता। लेकिन हुआ क्या? सेना ने पराक्रम दिखाया, सेना ने वीरता दिखाई। और सेना के पराक्रम और वीरता की पराकाष्ठा देखिए, आप अंदाजा लगाइए, अगर आर्मी का ऑफिसर है तो वो बताएगा। श्रीनगर तक सारी पाकिस्तानी सेना जमी हुई है और भारत की सेना उसके बाद उतरी है, और 3 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर सीमा के पार कर दिया और लाहौर तक भारतीय सेना पहुंच गई। तो भारत के राजा ने ऐसा कमजोरी दिखाई, इतनी नपुंसकता दिखाई कि वो तुरंत मामला खटाई में पड़ गया। हुआ क्या? अमेरिका की तरफ से एक संदेशा आ गया कि पाकिस्तान पर हमला रोका जाए। तो भारत का राजा साहसी और पराक्रमी होता तो कहता हमला रोकने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारत ने हमला नहीं किया है, पाकिस्तान ने हमला किया है। पाकिस्तान माफी मांगेगा और हमले की भरपाई करेगा, तब पाकिस्तान पर हमला रोका जाएगा। एक साहसी राजा का स्टैंड ये होता। लेकिन राजा ने तुरंत हमला रोक दिया और हमला ही नहीं रोका। फिर अमेरिका ने कहा कि हमारे पास मामले को लेके आ जाओ। तो यूएनओ में जाके मामले को लटका दिया और वहां एक ऐसी कमिटमेंट कर दी जो आज तक हमारे लिए फांसी का फंदा बनी हुई है। कमिटमेंट क्या कर दी? पूरा कश्मीर हमारा हो गया, पूरा जम्मू हमारा हो गया, राजनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वो हमारा पार्ट हो गया। उसके बाद यूएनओ में लिख के दे दिया कि ये हमारा पार्ट नहीं है, ये विवादित क्षेत्र है और इस पर हम कभी प्लेबिसाइट कराएंगे और प्लेबिसाइट के बाद ये तय होगा कि ये भारत में रहेगा कि कश्मीर में रहेगा। तो राजा ने थोड़ी सी कमजोरी दिखाई, थोड़ा सा ढीलापन दिखाया, मामला अटक गया। अब वो मामला हमारे लिए फांसी का फंदा है। यूएनओ हमारे ऊपर हर बार कोड़ा फटकारता है, आपने हमको बोला था प्लेबिसाइट कराने के लिए, आप प्लेबिसाइट कराते क्यों नहीं? और मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में कितनी बार प्लेबिसाइट हो चुका है, कितनी बार चुनाव हो चुका है। चुनाव एक प्लेबिसाइट ही है, वो प्लेबिसाइट से कम नहीं है। इतनी बार चुनाव हुआ है, भारत के नेताओं ने सरकारें संभाली हैं, भारत के राज्य व्यवस्थाओं की तरफ से वहां पे शासन चलाया गया, लेकिन यूएनओ मानता नहीं है। वो कहता हमारा तो प्रस्ताव है उस समय का। तो जम्मू कश्मीर जो हमारा अंग है वो अब विवादित क्षेत्र है और जब चाहे पाकिस्तान उंगली कर देता है और जम्मू कश्मीर का राग छेड़ देता है और हमको बहुत बार डिफेंसिव होना पड़ता है, कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। तो राजा का साहस पराक्रम थोड़ा कमजोर पड़े तो देश के लिए बहुत भारी नुकसान हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। 1962 में युद्ध हुआ, आप सभी जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों की आंखों के सामने हुआ होगा। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था लेकिन आपने तो देखा है। 1962 का युद्ध हुआ, तब हमारे राजा का क्या बयान था और राजा का माने सरकार की नीतियां क्या थी। हिंदी चीनी भाई भाई,
हम सब भाई भाई हैं, दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, तो अब हमें हथियार रखने की जरूरत नहीं है, सेना रखने की जरूरत नहीं है, और हथियारों का उत्पादन करने वाले कारखाने चलाने की जरूरत नहीं है। तो हथियारों का उत्पादन करने वाले कारखाने बंद करना शुरू किए गए, हथियारों का रखना कम किया गया, सेना पे खर्चा कम किया गया। चीन यही देख रहा था बैठे बैठे कि भारत की सेना का डिफेंस एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, हथियारों के उत्पादन के कारखाने बंद हो रहे हैं, सैनिकों का मॉरल पूरी तरह से गिर रहा है, और हम दूसरी तरह का नारा लगा रहे हैं। तुरंत चीन ने हमला कर दिया, और हमला कर दिया तो हमारे सैनिकों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। और आप जानते हैं उस युद्ध में हमने हार खाई, मुंह की हार खाई। हमारे सैनिक मारे गए इतनी बड़ी संख्या में, जिसका दूसरे किसी युद्ध से तुलना नहीं हो सकती। और अंत में क्या हुआ, चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन हमसे छीन ली, और वो आज चीन के कब्जे में है। हमारा कैलाश मानसरोवर चीन के कब्जे में है। अगर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है। ये सबसे ज्यादा शर्म और अपमान की बात है। भगवान शिव की तपस्या स्थली, शंकर भगवान की कर्म स्थली दूसरे देश के कब्जे में, क्योंकि 1962 की लड़ाई में 72,000 वर्ग मील जमीन हमने खो दी। अब राजा प्रश्न पूछा तो, और राजा के उसको देखो, कमजोरी को देखो, राजा की नपुंसकता को देखो। नपुंसकता शब्द को रिलेटिवली आप ध्यान से सुनिएगा। संसद में सवाल हुआ और पूछा गया 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी चली गई, और राजा खामोश है, माने सरकार खामोश है, सरकार कुछ करती नहीं, कुछ बोलती नहीं। तो राजा का जवाब था संसद में, अरे जाने दो, बेकार जमीन थी, उस पर घास भी नहीं उगती थी, उस पर खेती भी नहीं होती थी, घास का तिनका भी नहीं उगता था, चली गई तो चली जाने दो। राजा की कमजोरी यहां तक। राजा मीन्स यहाँ नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये नहीं कह रहा है राजा कि मुझसे गलती हो गई, ये नहीं कह रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, आगे हमको समझना चाहिए था। राजा कह रहा है कि नहीं, जाने दो, चली गई तो क्या है, घास का तिनका भी नहीं उगता था। तो संसद में एक बहुत प्रखर सांसद हुआ करते थे, उनका नाम था महावीर त्यागी, हरियाणा से आते थे। वो खड़े हो गए और उन्होंने ऐसे ही कहा भारत के राजा को, पंडित नेहरू, अगर उस जमीन पर घास का तिनका नहीं उगता था और वो जमीन बेकार थी और इसलिए आपने दुश्मन को दे दी, तो आपकी खोपड़ी पर एक बाल भी नहीं उगता है, इसको भी काट के दोगे? राजा के पास कोई जवाब नहीं था, राजा चुपचाप बैठ गया। राजा की थोड़ी सी कमजोरी, राजा का थोड़ा सा ढीलापन देश को इतना भारी पड़ गया कि 72,000 वर्ग मील जमीन हमारी विदेशियों के कब्जे में है, और इस जमीन को वापस लाने के लिए संसद ने बार बार प्रस्ताव पारित किए हैं, लेकिन किसी राजा में हिम्मत नहीं हो रही है कि वो छीनी हुई जमीन हमारी वापस लाई जाए और इस देश को फिर से अखंड देश बनाए। और एक उदाहरण देता हूं, 1971 का, अभी तो अरुणाचल के ऊपर, अब अरुणाचल पे चीन ने कब्जा करने की बात कहना शुरू कर दी। चीन ने बोल दिया अरुणाचल भारत का अंग नहीं है। और अभी 2 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कोई लोन है अरुणाचल के लिए, कोई डेवलपमेंट का काम करने के लिए, तो चीन ने उसमें वीटो लगाया, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक का चीन भी मेंबर है, वीटो लगाया है कि भारत एडीबी का लोन अरुणाचल में कैसे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अरुणाचल तो भारत का अंग नहीं है। और हमारे देश का कोई राष्ट्रपति, हमारे देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री अरुणाचल की यात्रा पे चला जाए, तुरंत चीन की सरकार का बयान आ जाता है कि कैसे आप दुस्साहस कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं। माने 72,000 वर्ग मील जमीन अकेली नहीं गई है, अब अरुणाचल पर नजर है, फिर अरुणाचल के आगे पर नजर है। हम घिरे हुए हैं ऐसे दुश्मनों से, और ऐसे कमजोर राजा हमको मिलते रहे जो दुश्मनों के सामने सरेंडर करते रहे। मुझे दुख इस बात का है कि 62 की लड़ाई में सैनिकों ने पराक्रम दिखाया, साहस दिखाया। आपको मालूम है, नेफा प्रदेश उसको बोला जाता था। वहां की कहानी जब मैंने पढ़ी तो मैं रो दिया। वो बांस की खपच्चियों से लड़ रहे थे चीन के सैनिकों के साथ, जिनके पास AK-47 राइफलें थी।